नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के आतंकी ढेर। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 8 जवानों की भी मौत। नसरुल्लाह के जनाजे से पहले हिजबुल्लाह का बदला। इजराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर। इजराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 8 जवानों की मौत की खबर। नसरुल्लाह के जनाजे से पहले हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया है। इजराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के आतंकी ढेर। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 8 जवानों की मौत। नसरुल्लाह के जनाजे से पहले हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। इजराइल हिजबुल्लाह वॉर अपडेट्स, हिजबुल्लाह ने दागे 100 रॉकेट। दक्षिण लेबनान में घुसी आईडीएफ, नसरुल्लाह का आज जनाजा। सीरिया पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, आईडीएफ के 8 जवानों की मौत की खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसमें कुछ आईडीएफ के जवानों की मौत की खबर सामने आई है। तो क्या ये जंग आगे फैल सकती है, क्योंकि इस जंग में अब ईरान की एंट्री हो चुकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच अब टेंशन चल रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा ठहर कर, लेकिन इससे पहले जिस वक्त इजराइल ईरान के साथ भी टेंशन में है, दोनों तरफ से अटैक भी जारी है, इस बीच हिजबुल्लाह के ऊपर भी लगातार आईडीएफ का प्रहार जारी है। हालांकि कल नुकसान की खबर भी सामने आई आज कि इजराइल को अपने 8 जवानों को खोना पड़ा, लेकिन नेतन्याहू के जो इरादे हैं वो अटल हैं, अड़िग हैं। उनको अटल है कि उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। उनको अगर जिंदा रहना है, इजराइल का वर्चस्व बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से उनको ऐसे आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से और आपके सामरिक रूप से इजराइल ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो लंबे समय तक इस तरह के चारों फ्रंट पर अपना कार्रवाई करता रहेगा। जहां तक इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस का अभी लेबनान में जो प्रवेश हुआ है और वो फाइटिंग हो रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इजराइल ने एक नई टेक्निक डेवलप की है। वो टेक्निक ये है कि जिस इलाके में उसको जाना होता है वहां पहले सिविलियंस को वो आगाह कर देता है, जगह खाली कर दो। यही उन्होंने गाजा में किया था। पहले उत्तर गाजा को साफ कराया, फिर दक्षिण को कराया, फिर बीच में उनको सबको एक जगह ट्रैप कर दिया, और इसी तरीके से वो लेबनान में भी कर रहा है। लेबनान में हालांकि जो लेबनान और इजराइल की सीमा है, वहाँ एक संयुक्त राष्ट्र संघ का पीस फोर्स जो है 2006 के उससे ब्लू लाइन पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब ये तमाशा देख रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट सप्लाई किए हैं वो रॉकेट कोई सीधे वैसे रॉकेट नहीं है जो पिन पॉइंटेड लेजर गाइडेड हो। ये इन्होंने कहा तो ये जाता है कि 1.5 लाख के करीब रॉकेट जो उन्होंने बनाकर और बहुत क्रूड मटेरियल का बनाकर उनको रखा है, और वो उनको छोड़ता जाता है, और उनके छोड़ने के बाद वो अक्सर सुरंगों में छुप जाता है। और यही एक कारण है कि इस तरह के सोशल मीडिया पर भी वीडियो आए हैं, अधिकृत रूप से भी इजराइल के वीडियो आए हैं, जिसमें आईडीएफ के जवान जो है जंगलों में घुसकर झाड़ियों के बीच में रास्ता निकालकर वहां वो ताले लगे हुए एंट्रीज को ढूंढ रहे हैं और विस्फोट कर रहे हैं, उनके अंदर घुस रहे हैं, वहां से हथियार जब्त कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट राजेश जी ये है कि अभी जो 8 जवान
जिनमें एक कैप्टन भी है, वो जो शहीद हुए हैं, जी जी उनमें उनकी उम्र आप देखिए 21 और 23 साल की है। जो कैप्टन है उसकी 23 साल की उम्र है। इससे यह पता लगता है कि वहाँ की युवा शक्ति कितनी देश के लिए समर्पित है। ये एक वर्चस्व बताता है कि इजराइल का इरादा बड़ा पुख्ता और मजबूत है और निश्चित रूप से वो अपनी ठीक फतह है की डॉक्टर ओर साहब। बढ़ेगा। रहा सवाल फिलहाल जो है उसने ये घोषणा कर दी है और लेबनान के जो राजदूत हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह की गुहार लगाई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से 1 मिलियन माने 10 लाख लोग जो है सीरिया की ओर भाग रहे हैं। दक्षिण लेबनान अब पूरी तरह से तबाह हो रहा है। जान उनकी बचा हालत के वही हो जाएगी भाग जो रहे हैं, गाजा लेकिन टेंशन हालात कह सकते हैं कि लेबनान और इजराइल सीमा पर लगातार बिगड़ रहे हैं। मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इजराइल से, वो बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजराइल, अमेरिका की इजराइल को नसीहत, परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे आईडीएफ, ये बाइडेन ने कहा है। फ्रांस ने नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा। ये चीजें, एक अहम घटनाक्रम घट रहा है। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजराइल, अमेरिका की इजराइल को नसीहत, परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे आईडीएफ, बाइडेन। फ्रांस ने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा। ईरान से बदला लेने को तैयार इजराइल। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। इजराइल ईरान में होगी जंग, आईडीएफ कर रही है ऑपरेशन की तैयारी। ईरान को 48 घंटों में जवाब दे सकता है आईडीएफ। परमाणु साइट हो सकती है निशाना। खामनेई और पजिश्कियान पर भी नजर है। रईसी के बाद क्या अब खामनेई का नंबर लगने वाला है, इसको समझना होगा। तेल रिफाइनरी और आईआरजी होंगे निशाना। G7 देशों ने बुलाई अहम बैठक। इजराइल को मिला बिना शर्त G7 का समर्थन। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा अहम घटनाक्रम है अमेरिका का इजराइल को एक कहना कि आप ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना ना साधे। दूसरी तरफ फ्रांस का एक कहना कि जो मेरे नागरिक हैं, हमारे नागरिक हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, वो वहां से निकल के आ जाएं, ईरान से निकल कर आ जाएं। क्या और G7 की इमरजेंसी मीटिंग और सीधा समर्थन इजराइल को, क्या इस बात के संकेत हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है इजराइल ईरान के खिलाफ कर सकता है और हो सकता है वो कार्रवाई न्यूक्लियर साइट के आसपास हो? साहब बिल्कुल निश्चित रूप से 48 घंटे के भीतर भीतर जो है ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला इजराइल करने वाला है। इस बात की दुनिया के सभी कूटनीतिक क्षेत्रों में इसकी चर्चा है। रहा सवाल ये कि अमेरिका ने उनको मना क्यों किया है। परमाणु संयंत्रों पर जहाँ यूरेनियम संग्रहित है वहां पर वो हमला क्यों ना करे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर वहां पर हमला किया और यूरेनियम में अगर विस्फोट हुआ तो रेडियो एक्टिविटी पूरे इलाके में फैल जाएगी और वो केवल नुकसान वहीं का नहीं होगा, वो पूरी दुनिया को उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो परमाणु संयंत्र हैं, जिस तरह की जब सुनामी आई थी और जापान में पानी घुस गया था, परमाणु भट्टी बंद हो गई थी, और इस आपके चेरनोबिल का भी हुआ था, तो वो काफी बड़े इलाके में हो जाता है। उस रेडिएशन के से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। रूस यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, लेकिन वहाँ परमाणु भट्टी को यूक्रेन ने भी सुरक्षित रखा है, रूस ने भी सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो महाविनाश का एक संकेत है। इसीलिए बाइडेन साहब ने कहा है कि आप हमला करो, उनकी स्वीकृति है, क्योंकि आपको अपने जीवन रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये जो G7 ने उनको खुला हाथ दिया है वो तो नाटो की जो संधि उसके अंतर्गत दिया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि अब ईरान के ऊपर और बंदिश लगेंगे। उन बंदिशों का प्रभाव जो है हम पर क्या होगा, क्यों हम काफी मात्रा में तेल जो है आज ईरान से ले रहे हैं। ईरान से हमारे संबंध वैसे इतने प्रगाढ़ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ज्यादा बंदिशें लगी और युद्ध भड़का तो भारत पर उसका असर तो पड़ेगा। उससे निपटने के लिए हमको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन जो चीज मैं समझना चाहता हूं, कि अमेरिका जिस चीज के लिए मना करता है इजराइल वही चीज करता है। डॉक्टर साहब, मैं जो जब से युद्ध शुरू हुआ है, जब जब अमेरिका ने मना किया है इजराइल ने वही किया है। क्या अप्रोक्ष तौर पर वो एक इशारा होता है अमेरिका का कि आप इसकी तरफ बढ़िए? इसको क्लियर करेंगे थोड़ा पॉइंट को।
इसका अर्थ भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपकी बात में इसलिए थोड़ी दम आती है कि अभी जो इजराइल ने अपनी 3 ब्रिगेडों को जो रिजर्व थी उनको जो है लेबनान में उतार दिया है, और पर एक ब्रिगेड ऐसी है जो पैरा ट्रूपर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो काफी तेज हमला होगा, फिर पैरा ट्रूपर्स को उतार कर उन संयंत्रों में प्रवेश करके और वो एनरिच यूरेनियम पर कब्जा करेंगे और इसका पूरा का पूरा सहयोग अमेरिका और नाटो को देश देंगे, ऐसा मेरे विचार में। क्योंकि देखिए ईरान जो है दाग रहा है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल आप अच्छी तरह जानते हैं, वो जो है अंडाकार रास्ते में इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसका वन ऑफ द सेंटर फोकस जो होता है सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, वो पूरे आसमान के बाहर जाती हैं के अंतरिक्ष में पहुंचती हैं और वहां पर जीरो ग्रेविटी में पहुंचकर वो घूमकर फिर आती है और ग्रेविटी के द्वारा वो नीचे गिरती है, इसलिए उनकी गति भी ज्यादा होती है। पर अभी तक जितने भी ईरान ने इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं, उनमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में एक डिफेक्ट ये है कि वो सटीक निशाने पर नहीं पड़ी हैं। जो खुले मैदान में गिरी हैं वो उनके हवाई अड्डे पर गिरी हैं, बाकी उनका पूरी वायुसेना कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब एक चीज और जिस एंगल से मैं चीजों को आपसे समझना चाहूंगा, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। जिस प्रकार से ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी को उनकी डेथ हुई, वो संदिग्ध मौत कह सकते हैं उनकी, जिस प्रकार से अब हमने देखा कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह की हत्या हुई, क्या अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं? जिस प्रकार से नेतन्याहू ने कहा ईरान की आवाम से कि आप इन दानवों के नीचे क्यों जीने को मजबूर हैं, आप खुली हवा में जिए, ये आपके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो क्या हम चीजों को उस एंगल से देख सकते हैं कि एक सत्ता परिवर्तन की चाह अमेरिका, नेटो और इजराइल में है, ताकि एक कट्टरपंथी जो ताकत है ईरान से, इसे हटाया जाए और वो ईरान बसाया जाए जो 1980 के दौर से पहले था? डॉक्टर साहब। हाँ राजेश जी, आपने बहुत बारीक पॉइंट पकड़ा है और ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। कारण ये है कि बहुत सीधी सी चीज है। मैंने 1976 में ईरान को देखा था जब वहां राजशाही थी, तब जो है वहाँ कोई बंदिश नहीं थी, महिलाएं सड़कों पर घूमती थी। आज जो है वहाँ की जो हालत है, निश्चित रूप से ये सबकी इच्छा है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए, और दिखाने के लिए तो ये है कि वहाँ पर जो है इस तरह से अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर और वहाँ आतंकवादियों को शरण दी जा रही है। अब असली में इसके पीछे मकसद देखेंगे तो थोड़ा और पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। वो इतिहास ये है कि देखिए, इराक को बर्बाद किया किसने किया? अमेरिका ने। कारण कुछ भी हो, बहाना ये लगाया था कि उनके पास जो है परमाणु हथियार है, मानवता के लिए खतरा, वो नहीं मिले। लेकिन इराक आज पूरी तरह से, यद्यपि वहां फौजें हट गई हैं लेकिन अड्डे तो मौजूद हैं, और वहां का जो तेल है, जितनी मिसाइल उन्होंने छोड़ी थी, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स के एक एक मिसाइल का इतना खर्चा हुआ उतना हमने आप पे खर्च किया और उसके एवज में वो तेल ले जा रहे हैं। लीबिया का ये हाल हुआ, इजिप्ट का भी लगभग वही हाल हुआ। तो ये बड़े देशों की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, ये ऐसे लोगों का विचार है। अब इसमें कितनी सत्यता है हो सकता है कि एक सत्ता परिवर्तन के बारे में अमेरिका सोच रहा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान सोच रहा है कि इमरान खान ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है। जी, इमरान खान ने लगाया है, इधर शेख हसीना ने लगाया, ये बिल्कुल क्लियर बात है। क्योंकि यहाँ आप बारीकी से देखिएगा, ईरान आज की तारीख में वहां का जो तेल भंडार है वो उस पर नजर जो है पश्चिम के देशों की है, और निश्चित रूप से ये हाइपोथेसिस जो है इसमें कुछ दम हो सकती है कि वहां सत्ता परिवर्तन कराने के लिए तो अगला निशाना जो वहां के खोमेनी साहब हैं उन पर ही होगा, निश्चित रूप से होगा। राजेश, हो सकता है, और क्योंकि अमेरिका, नेटो ये भी चाहता है कि चाइना, रूस जो एक ग्रुप बना रहा है उस ग्रुप को तोड़ा जा सके, ताकि आने वाले वक्त में उनको एक चुनौती ना मिले। लौटता हूं सर मैं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चीन की दादागिरी से परेशान साउथ कोरिया ने दिखाई बंकर बस्टर मिसाइल, 9 टन वजनी हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल, 12,348 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है हमला।
चीन की दादागिरी से परेशान साउथ कोरिया। चीन की दादागिरी से परेशान साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने दिखाई बंकर बस्टर मिसाइल। 9 टन वजनी हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल। 12,348 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला करती है मिसाइल। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर राम के पास चलेंगे। हुई न्यू 5 मिसाइल दुनिया को दिखाई। 9 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। 12,348 किलोमीटर की स्पीड से हमला करती है, वायुमंडल के बाहर जाती है मिसाइल और फिर धरती के ऊपर लौटती है। इस कारण इसको डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल तमाम रडार सिस्टम के लिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो हैं वो भी इसे रोकने में सक्षम नहीं हैं। इसकी रफ्तार जो है बेहद तेज है, जिस कारण इसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। हम सीधा 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, बंकर को तबाह कर सकती है मिसाइल। नॉर्थ कोरिया चीन से इस वक्त साउथ कोरिया को चुनौती मिल रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, कहा जा रहा है कि ये मॉन्स्टर मिसाइल इसको नाम दिया जा रहा है, जिस प्रकार से इसका आकार है और जो इसकी क्षमता है, किस प्रकार से आप देखेंगे? क्योंकि साउथ कोरिया लगातार नॉर्थ कोरिया से उलझा हुआ है, दूसरी तरफ उसके सामने चीन का भी खतरा बढ़ रहा है। इस बीच परेड में इस मिसाइल का दिखाना सीधे तौर पे संकेत है कि साउथ चाइना सी में आने वाले वक्त में साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, ये चीन के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं अगर हालात ऐसे बने तो। डॉक्टर राम, अगर चीन ने कुछ गड़बड़ की तो निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। रहा सवाल, ये जो मिसाइल है मॉन्स्टर मिसाइल, ये 3rd जनरेशन की है, क्योंकि 3rd जनरेशन में खासियत ये होती है उसका प्रिसीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्यतः जमीन से जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो जितने भी जैसे आयरन डोम है, उसका जो रडार है उसको छोड़ते समय ही उसको पकड़ लेता है और पकड़कर उसका कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है कि इसकी कितनी गति है, कितनी डायरेक्शन है, कहाँ पर गिरेगी। उस हिसाब से उसको किस एंगल से, किस रफ्तार से, किस जगह से छोड़ा जाए और उसकी एंटी जो मिसाइल सिस्टम है काम करने लगता है। लेकिन ये जो मिसाइल होती है, ये चूंकि आसमान में सीधे ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वायुमंडल के बाहर से फिर जमीन पर गिरती है, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर नीचे प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो यहाँ से जब सिग्नल जाएगा लौट कर आएगा, इतनी देर में तो ऊपर से आने वाली मिसाइल आराम से गिर जाएगी। चीन ने इसके लिए जो टेक्निक विकसित की है, वो आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही उसने कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट अपने स्पेस स्टेशन के ऊपर छोड़े थे। उसने ये भी प्रयोग कर लिया था कि वहां पर लेजर बीम से किस तरह सैटेलाइट को या और दूसरे ऑब्जेक्ट को नष्ट किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से अभी तो मैं नहीं समझता कि फिलहाल इस मिसाइल की कोई जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और साउथ कोरिया के लिए भी और जापान के लिए भी अब जो है बहुत तेजी से आगे बढ़कर इन तकनीकी प्रयोग करके आपके जितना प्रिसीजन मारक क्षमता है उसको और आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। अब आज का जमाना जो है 5th जनरेशन मिसाइल का है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं, माइक्रो कंट्रोलर लगे हैं, वो अपनी स्पीड चेंज कर सकती हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। अब तो वो मिसाइलें आ गई हैं कि जो दुश्मन की मिसाइल उधर से आ रही है उसको मारने के लिए, तो उसको देखकर ये अपना रास्ता बदल देंगे या उसको भी खत्म कर देंगे। तो इस तरह की जो 5th जनरेशन मिसाइल्स हैं वो निश्चित रूप से आ चुकी है। ये अभी 3rd जनरेशन है, पर चाइना के लिए पर्याप्त है, शक्ति प्रदर्शन के लिए, कूटनीतिक दृष्टि से ये बताने के लिए नहीं है, जरूरी है। अपनी ताकत का इजहार कह सकते हैं कि साउथ कोरिया ने किया है। लौटता हूं सर, मैं आपके पास एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, चीन काफी समय से हमारे दिमाग में है। जनरल द्विवेदी बोले, LAC पर हालात स्थिर पर सामान्य नहीं। द्विवेदी, चीन अपनी जमीन पर जो मर्जी निर्माण करे, जनरल द्विवेदी का बयान। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, चीन कई दिनों से हमारे दिमाग में है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, चीन काफी समय से जनरल द्विवेदी, LAC पर हालात स्थिर हैं, सामान्य नहीं हैं। क्या कुछ जनरल द्विवेदी ने कहा वो आपको सुनाएंगे, उसके बाद डॉक्टर राम के पास चलेंगे।
So what we're talking about from April 20, if we see that over a period of time, both sides have been sitting together, diplomatic parleys have been taking place. We have had approximately 17 SHMCL or the Corps Commanders Level Conference. We had 21 WMCC conferences which have taken place. And we have come a long way in the sense whatever were the low-hanging fruit, those have been already been resolved. Now when it comes to the difficult situations where we have a different perception from both the sides, it means that both sides need to have in any negotiation win-win situation. So some kind of indication have been given from both the diplomatic side. Now the military side will sit together and see how this can be translated on ground. And when it comes, what is on the table? Everything which is we can think of, it's on the table along the northern front, and it also includes Depsang and Demchok. So what we're talking about. चलिए सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम, आर्मी चीफ का ये कहना कि सीमा पर LAC पर हालात स्थिर हैं, सामान्य नहीं हैं, हम इसे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि 75% विवाद जो है सीमा का सुलझा लिया गया है। दोनों बयानों को आप कैसे देखेंगे? जयशंकर जी ने जो बोला है वो भी हकीकत है, और द्विवेदी जी की ने जो, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनको हमारी पूरी तैयारियां पता है और एक एक चीज की गतिविधि की पूरी जानकारी है। हकीकत में जो परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि चाइना ने जो है वहां पर अपने उन्होंने एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण कहा, अपने क्षेत्र में जो चाहे कंस्ट्रक्शन करें। जो विवादित क्षेत्र है उसमें कंस्ट्रक्शन करने का क्या मतलब है? जब हम वहां नहीं जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं, तो उस जगह पर आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से ये तनावपूर्ण स्थिति है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इतनी बैठकें होने के बाद भी, कोर कमांडर्स की बैठक होने के बाद भी, डिप्लोमेटिक चैनल पर ही बात होने की बात हो गई है। कहने के लिए तो चाइना इस बात के लिए कहता है हम मिलजुल कर अपना समझौता कर लेंगे और बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सब कहने की बात है। लेकिन अगर ऐसा है तो युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है? क्यों वहां बंकर बना रहा है? क्यों वहां पर जो है जो विवादास्पद जमीन है, जो हमारी सीमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर है, वहां अपने आशियाना डाल रहा है, लोगों को फंसा रहा है? ना केवल इतना, उसने पहाड़ों को खोद खोद कर उसमें जो है जो हथियार हैं उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से हिमालय को खोखला करके जिस तरह से उसमें बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है, इसमें दो मत नहीं। यही एक कारण है कि हमारे आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा है कि सिचुएशन सामान्य दिख रही है पर है नहीं, और उसके लिए हमें निपटने के लिए पूरी तैयारी करना पड़ेगी। एक बड़ी और बात भी कही उन्होंने कि चाइना हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, चीन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, और उसके हिसाब से लगातार भारतीय सेना जो है प्लानिंग भी अपनी कर रही है और प्लानिंग को बदल भी रही है। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारत से राजदूत को वापस बुलाया। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल से राजदूत वापस बुलाए गए। बांग्लादेश के विदेश सेवा के अधिकारी नाराज, राजदूतों की नियुक्ति राजनीतिक नहीं थी, अधिकारी बोले। बड़ी खबर, बांग्लादेश ने भारत से राजदूत को वापस बुलाया। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल के राजदूत भी वापस बुलाए गए। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर राम श्रीवास्तव की लेंगे। बांग्लादेश में नए बदलाव की तैयारी, शेख हसीना के हर फैसले को मोहम्मद यूनुस पलट रहे हैं। राजदूतों को वापस बुलाया गया, पाक से संबंध सुधारने की वकालत की गई। अमेरिका को खुश करने में लगे हैं यूनुस। भारत बांग्लादेश रिश्तों में टेंशन बनी हुई है। डॉक्टर राम, किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस के फैसलों को आप देखेंगे? जब से वो आए हैं तमाम उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो ये बता रहे हैं कि शेख हसीना के लिए तमाम फैसलों को वो पलटने की मंशा से ही बांग्लादेश में आए हुए हैं। डॉक्टर राम, राजनीतिक गतिविधियों पर मेरी पिछले काफी समय से बड़ी पैनी नजर है, और वहाँ के जितने भी अखबार हैं उनको मैं बहुत बारीकी से पढ़ता रहा हूँ और अभी पढ़ रहा हूँ। और पिछले 3 हफ्ते के अखबारों को पढ़ने के बाद मेरा जो ओपिनियन वहाँ के यूनुस साहब के बारे में बना है, वो ये समझ में आता है कि वो किसी के हाथों की कठपुतली है। वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा उनके पास लोगों की सिंपैथी गेन करने के अलावा उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वो इस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था लागू करने में बिल्कुल नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। और अभी जो है उन्होंने जिस तरह से कुछ विद्यार्थी नेताओं की, जिन्होंने कि वहां पर जिसको कि वो रिवॉल्यूशन कहते हैं, मैं अराजकता कहता हूं, उनको आगे करके जिस तरह से ये हुदंग मचाया था, लूटपाट मचाई थी, शेख हसीना को आर्मी और उनने मिलकर वहां से भगा दिया था और शेख हसीना की पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करके रेडिकेशन लेकर के आज की स्थिति में वहां के युवा नेता डिक्टेट कर रहे हैं कि ये राजदूत हटाओ, इनको अपनाओ, विद्यार्थी राजदूत बन रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वहां जो है सीनियर जो अपने यहाँ के जो आईएएस अफसर होते हैं उस रैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर्स की पोस्ट पर डायरेक्ट चुनाव हुए, उनको वहां बिठा दिया गया, एडवाइजर बनाकर बिठा दिया गया है। वो लड़के डिसाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को रेजिग्नेशन ले रहे हैं, वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन ले रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं लड़के जो पढ़ने वाले हैं वो वाइस चांसलर बन रहे हैं? ढाका यूनिवर्सिटी में यही हो रहा है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत कोई सफलता रहेगी। हाँ, इतना अवश्य अनार की और फैलेगी। अब फिलहाल तो उनको परेशानी हो रही है भारत से जो बिजली जा रही है, नजर रखना पड़ेगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नजर रखनी पड़ेगी बांग्लादेश पर, क्योंकि बांग्लादेश कई बार ऐसा लगता है कि उस रास्ते पर निकल चुका है जिस रास्ते पर पाकिस्तान कभी चल रहा था या आज भी चल रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, आप आए और तमाम पहलुओं पर आपने इतनी बारीकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।